Okay, students, I hope you are all well and healthy and ready to learn new things. So, my name is Palak Patel. I am working in the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari, in Civil Engineering Department. I am going to teach you the subject is Earthquake Engineering. हम इस Earthquake Engineering में आज हमारा मॉड्यूल 2 क्लास 4 इसकी मतलब सेकंड मॉड्यूल की चौथी क्लास है आज हमारी। और ये पूरी वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल होगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जिस तरह समझ में आ जाएगा और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। इस तरह से इस वीडियो बनाई गई है। तो ये कुछ कंटेंट है जो हमने लास्ट टॉपिक में देखे थे। हमने शायद यहाँ तक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट तक ये सारे टॉपिक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स वाइब्रेशन विथ कॉलम डैम्पिंग एंड फोर्स वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ये दो ही टॉपिक है जो बाकी बचे इसके अंदर। थोड़े कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बहुत हम आसानी से ट्राई करेंगे। तो पहली है हमारी फ्री वाइब्रेशन ऑफ विथ कॉलम डैम्पिंग। फ्री वाइब्रेशन विथ कॉलम डैम्पिंग। अब यहाँ क्या है, फ्री वाइब्रेशन तो वहीं भी था, डैम्पिंग आगे भी देखा, लेकिन यहाँ कॉलम डैम्पिंग की बात की गई है। मतलब यहाँ डैम्पिंग हम किसी स्पेशल इक्विपमेंट की वजह से या किसी मैकेनिज्म की वजह से डैम्पिंग नहीं दे रहे। मतलब जो बॉडी है वो सिर्फ अपने फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग में आ रही है। राइट? हमने जो आगे जो एग्जांपल किए थे, जो पहले जो थियरी देखी थी, उस थियरी में हम डैम्पिंग का एक मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ डैम्पिंग का कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं रखा गया, फिर भी हमें डैम्पिंग मिल रही है। रीजन कि यहाँ कुछ फ्रिक्शन का पोर्शन रहा। हमने जो अगर जो हमने एक थियरी से देखी थी, वहां हमारे यहाँ बॉटम में रोलर सपोर्ट्स थे, यहाँ नीचे, है ना, मतलब फ्रिक्शन को पूरा निगलेक्ट किया गया था। लेकिन इस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ एक स्प्रिंग है, एक मास है और फोर्स है, लेकिन डैम्पिंग नहीं है। लेकिन फिर भी ये सिस्टम डैम्पिंग में है क्योंकि इससे फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग मिल रहा है। तो इस तरह की जो डैम्पिंग दी जाती है, जिसे हम ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग कहते हैं, तो उसे कॉलम डैम्पिंग भी बोला जाता है। कॉलम डैम्पिंग, राइट। चलो तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला हमारे पास है mx इनर्शिया फोर्स, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट kx स्प्रिंग की स्टिफनेस की वजह से। Fd, यहाँ Fd का मतलब होता है डैम्पिंग। ठीक है, यहाँ कोई डैम्पिंग का स्पेशल मैकेनिज्म नहीं, इसलिए Cx नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा Fd। और एक डाउनवर्ड फोर्स mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ऐसे तो नहीं लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा तभी तो ये फ्रिक्शन लगेगा। और जैसे मास लग रहा है वैसे ही एक n फोर्स लगेगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब इसको एनालिसिस करते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये Fd आ रहा है। Fd क्या है? डैम्पिंग फोर्स है, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, यहाँ n है जो हमारा रिएक्शन लग रहा है, मतलब ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है, वो रेस्ट कर रहा है। बॉडी जो है वो एक सरफेस पे रेस्ट कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी लगेगा। और रिएक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है म्यू के साथ। म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यू और n का मल्टीप्लिकेशन हमें डैम्पिंग फोर्स दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें इक्वेशन मिलता है mx डबल डॉट प्लस kx प्लस और माइनस fd इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। कौन सा? mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू fd। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है? मास इंटू एक्सेलरेशन वाला mx, cx डैम्पिंग कोएफिशिएंट और k स्प्रिंग वाला स्टिफनेस कोएफिशिएंट और fd मतलब एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ हम कर रहे हैं फ्री वाइब्रेशन, मतलब Ft हो गया 0, तो mx kx तो है, और यहाँ Fd मतलब ये जो Cx है हमारा डैम्पिंग, वो कॉलम डैम्पिंग है, इसलिए Fd इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो x डॉट इज ग्रेटर देन 0 देन प्लस x डॉट इज लेस देन 0 माइनस। यहाँ x डॉट जो है वो वेलोसिटी है हमारी,
अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 से ज्यादा आ रही है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग फोर्स प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी माइनस में है, मतलब 0 से नीचे है, तो हमारी डैम्पिंग फोर्स माइनस में आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो एम्पलीट्यूड है, वो रिड्यूस होगा, वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमने देखा ना, उसमें हमारे पास इक्वेशन था ln kx1 डिवाइड बाय k2, ये इक्वेशन था हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का। यहाँ भी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन होगा ये रहेगा 4fd डिवाइड बाय k, 4fd डिवाइड बाय k, ये फिक्स रहता है। आपका जितना डैम्पिंग फोर्स होगा और स्प्रिंग की जितनी स्टिफनेस होगी उस पर डिपेंड करेगा आपके लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है। 4fd डिवाइड बाय k, इतना ही था फ्री वाइब्रेशन में। अब स्टार्ट हो रहा है फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन मतलब फ्री वाइब्रेशन में क्या था कि मैंने एक बार फोर्स लगा दिया, फिर एक बार फोर्स लगा दिया, उसके बाद वो अपने आप वाइब्रेट हो रही है सिस्टम। तो ये फ्री वाइब्रेशन होगा कि एक बार लगा दिया, मैंने छोड़ दिया और उसके बावजूद वो वाइब्रेट हो रही है। मतलब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने के बावजूद वो वाइब्रेट हो रही है। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, कंटिन्यूसली फोर्स लगता रहता है, कंटिन्यूसली फोर्स लगता रहता है, और इस वजह से वो वाइब्रेशन में रहती है, ठीक है। यहां हमने एज्यूम करनी है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F0 sin ओमेगा t, F0 sin ओमेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, F0 sin ओमेगा t, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स रहेगा F0 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा। मतलब यहां भी फोर्स ऐसा नहीं कि फिक्स है, ऐसा स्टेडी रहेगा, ऐसा नहीं है, ये डायनेमिक है। मतलब चेंज होगी मैग्नीट्यूड, इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों लोड्स हम आगे कर चुके हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि फोर्स चेंज नहीं कर रहा है अपना मैग्नीट्यूड, ना ही अपनी डायरेक्शन। यहाँ हम डायनेमिक फोर्स एज्यूम कर रहे हैं, मतलब यहाँ हमारा स्टैटिक फोर्स की जगह डायनेमिक लग रहा है। मतलब यहाँ फोर्स भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अगर फोर्स और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी तो वाइब्रेशन आएगा डायनेमिक फोर्स में। स्टैटिक में अगर आपने एक जगह फोर्स लगा दिया, एक जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगी। कुछ एक पॉइंट पे हमारी सिस्टम स्टेबल हो जाएगी अगर आपने स्टैटिक फोर्स एज्यूम किया। हम डायनेमिक फोर्स एज्यूम करेंगे, इसी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में रहेगा, राइट। तो ये डायनेमिक फोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो F0 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, इसीलिए हमें इक्वेशन मिला F0 sin ओमेगा t। अब इस सिस्टम में हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है K और डैम्पिंग कोएफिशिएंट C है। सेम इक्वेशन लगा mx डबल डॉट प्लस cx प्लस kx F0 sin ओमेगा t, ft की जगह हमने लगा दिया F0 sin ओमेगा t, खत्म इक्वेशन। इसमें और कुछ नहीं करना, हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम भी हम ड्रॉ करें तो mx आ रहा है हमारा पहला एक्सेलरेशन वाला, उसके बाद cx मतलब डैम्पिंग फोर्स, उसके बाद आ रहा है kx और उसके ऑपोजिशन में जा रहा है F0 sin ओमेगा t, F0 sin ओमेगा t, ठीक है। यहां मैंने एक ही डायरेक्शन दिखाई है, लेकिन हम फिगर में देख सकते हो दोनों डायरेक्शन दिखाई हुई है, क्योंकि वहां उन्होंने mx की डायरेक्शन नहीं दिखाई है, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मतलब इनर्शिया फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज फोर्स के ऑपोजिशन में होगी, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मतलब इनर्शिया फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज फोर्स के ऑपोजिशन में होगी। अगर मैं यहाँ दोनों डायरेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे mx पे भी दोनों डायरेक्शन दिखाने होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ दोनों एरो दिखे हैं, क्योंकि इन लोगों ने mx फोर्स ही नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को एनालिसिस नहीं करना है, बस हमें फोर्स वाइब्रेशन की, अगर सिस्टम फोर्स वाइब्रेशन में है तो उस पर कौन कौन से फोर्स, कौन कौन से इक्वेशन हमें मिलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें पहला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलता है,
अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमने आगे फाइंड की थी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है। यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब फोर्स वाइब्रेशन की वजह से हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, मतलब अब हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी R डिवाइड बाय ओमेगा बार डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा बार होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स एंड ओमेगा होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ये हमारा R का इक्वेशन हो गया। लेकिन ओमेगा बार क्या रहता है, 2 पाई n डिवाइड बाय 60 रेडियन बाय सेकंड। n होता है आरपीएम में और ओमेगा की अंडर रूट k बाय n रेडियन पर सेकंड। मतलब यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इक्वेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी और वो इक्वेशन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन रेशियो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायनेमिक लोड फैक्टर इज नोन एज मैग्निफिकेशन फैक्टर। मतलब डायनेमिक लोड लग रहा है, मैंने पहले बोला इस सिस्टम में डायनेमिक लोड लग रहा है। अगर डायनेमिक लोड है तो उसका मैक्सिमम फोर्स कौन सा होगा। अगर मैं F0 साइन ओमेगा की वैल्यू डाल रहा हूं तो मैक्सिमम फोर्स कौन सा होगा, जिस वक्त मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। मतलब मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, उस वक्त मैक्सिमम डायनेमिक फोर्स होगा, मतलब मैग्निफिकेंस फैक्टर होगा। तो RD इज इक्वल टू एक्स मैक्स डिवाइड बाय ST स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। तो RD इज इक्वल टू 1/1 माइनस R स्क्वायर 1 माइनस Z स्क्वायर। सो एक्स मैक्स डेल ST इंटू RD डेल ST F0 डिवाइड बाय K। K max is equal to F0 डिवाइड बाय K अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर प्लस 2RZ स्क्वायर। F0 एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू। आपको बस ये सारे इक्वेशन याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको वो याद रह जाए। पहला ये, दूसरा ये रहा माइनर वाले। ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये रहने दो, ये करो लो, चलो ये इसे। ठीक है, उसके बाद ये वाला और ये। ठीक है, मतलब जितने इक्वेशन दिए वो सारे याद रखना है, बस यही एक चीज है इसके अंदर। आपको वो इक्वेशन वही मिल गया था, उसे और ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है हमें। आपको जो ये इक्वेशन मिल गया है वही आपको याद रखना है। यहाँ हमें एक्स मैक्स मिल रहा है, डायनेमिक फोर्स है ना, तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसमें हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलो हाईलाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, बेटर है। If omega bar divided by omega is smaller than the force is slowly varying, ओमेगा बार डिवाइड बाय ओमेगा को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो उसकी वैल्यू स्मॉलर आ रही है, डायनेमिक लोड से स्मॉलर आ रही है। तब क्या हो रहा है, RD ओनली साइलेंटली लार्जर देन 1। मतलब मैग्निफिकेंस फोर्स मतलब मैक्सिमम डायनेमिक फोर्स एक से थोड़ा ज्यादा होगा, और जो डिफॉर्मेशन होगा, डायनेमिक डिफॉर्मेशन होगा, वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन जितना ही होगा। RD के इक्वेशन क्या था, RD का इक्वेशन याद करो, अभी हमने किया एक्स मैक्स डिवाइड बाय ST डायनेमिक डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय स्टैटिक डिफॉर्मेशन। अब इन दोनों का डिवाइड करो, उसकी वैल्यू एक से थोड़ी ज्यादा आ रही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू या तो सेम है, मतलब इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो डायनेमिक से ज्यादा स्टैटिक डिफॉर्मेशन में है, और जो सिस्टम की जो स्टिफनेस है वो सिस्टम को ज्यादा कंट्रोल कर रही है, उसे वाइब्रेशन होने से रोक रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ओमेगा बार बाय ओमेगा इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2, so that time RD is less than 1, मतलब RD की वैल्यू 1 से हो जाएगी, मतलब हो सकता है 0.2 0.5 1 से कम आएगा। ऐसे में क्या होता है, जो डायनेमिक डिफॉर्मेशन है वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन से कम हो जाएगा। राइट, डायनेमिक डिफॉर्मेशन है वो स्टैटिक डिफॉर्मेशन से कम हो जाएगा। अब ओमेगा बार और ओमेगा की क्लोज टू 1, मतलब एक ही हो गई वैल्यू। ओके, एक ही हो गई वैल्यू, मतलब ओमेगा बार ओमेगा की वैल्यू एग्जैक्ट एक आ रही है।
RD is many times larger than 1. Okay, implying that the deformation amplitude is much larger than the static deformation. Okay, in such a case the response is controlled by the damping system. मतलब यहाँ हमारे पास जो पहला केस था, यहाँ स्टिफनेस ज्यादा हो रही थी, मतलब ये कहूँगी जो पहले केस में था सिस्टम को स्टिफनेस कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, वाइब्रेशन नेचर फ्रीक्वेंसी दोनों स्टिफनेस की वजह से कंट्रोल में थी। सेकंड केस में दोनों एज इट इज थे, मतलब कोई ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं दिखना था, कुछ ज्यादा मुझे वेरिएशन नहीं मिला था। लेकिन थर्ड केस में मुझे डिफॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ डैम्पिंग सिस्टम कंट्रोल में आ जाएगी, मतलब यहाँ स्टिफनेस फेल हो जाएगी, उसकी जगह डैम्पिंग सिस्टम को ज्यादा कंट्रोल करेगी, ठीक है। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की कुछ इक्वेशन है, RD इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन जो हमने पहला RD का इक्वेशन देखा, कौन सा वाला, RD इज इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2r जेटा स्क्वायर, ये डैम्प वाला था। सिस्टम फोर्स में है लेकिन डैम्पिंग प्रोवाइड की गई है, तब ये RD लगेगा। लेकिन अगर सिस्टम अनडैम्प है और फोर्स लगाया गया है तो RD का इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। देखिए दोनों इक्वेशन यहाँ लिखे हुए हैं, दोनों इक्वेशन, ओके, यहाँ पे मिस्टेक प्लस, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी TR FTO डिवाइड बाय F0 1 प्लस जेटा स्क्वायर, तो ये हमें TR की वैल्यू मिल रही है, और फेस एंगल फाई tan इनवर्स 2r जेटा डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बस इक्वेशन याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये समझ 2017 में पूछा गया एग्जांपल है, तो यहाँ हमारा सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ एग्जांपल बाकी रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड